So welcome back friends to my channel कॉमर्स कंसेप्ट बाय जेके। तो आज हम क्या करने जाएंगे? आज हम करेंगे अपना टॉपिक पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, हम उसमें क्या क्या होता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिज़नेस करने के कितने फॉर्म्स होते हैं, मतलब किस किस फॉर्म में बिज़नेस किया जाता है, तो आप मुझे क्या बता पाएंगे किस किस फॉर्म में बिज़नेस किया जाता है? जैसे कि प्रोप्राइटरशिप होती है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। मेनली जो बिजनेस होते हैं वो इन तीन फॉर्म में होते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर देखे होंगे 11th क्लास में, जिसमें हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना देखा था। देखिए, लगभग आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वाली जो पार्ट होते हैं और उससे पहले का जो पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही होता है। तो चेंज क्या होता है? चेंज होती है ओनरशिप। ओनरशिप चेंज होने से, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे एक ही ओनर होता है, तो सारा प्रॉफिट या फिर लॉस किसका होता है? उस एक ओनर का होता है। और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, ओनर होते हैं, या तो पार्टनर कह लीजिए या एक से ज़्यादा ओनर कह लीजिए। तो वहाँ प्रॉफिट या लॉस एक से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। अब जो अगला केस है वो कंपनी का है। कंपनी का भी ऐसा ही होता है कि एक से ज़्यादा पर्सन मिलके जब कोई बिजनेस करते हैं तो वो किस में कवर होता है? कंपनी में। लेकिन अभी मैंने बताया कि ऐसा तो पार्टनरशिप में भी होता है। तो इसमें कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क होता है इसकी और इसकी अकाउंटिंग जो कवर होती है, या इनका जो बेस कवर होता है, पार्टनरशिप कवर होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी। और कंपनी की अकाउंटिंग कवर होती है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 में बना, ये न्यू अमेंडमेंट हुई है। पहले ये बना था 1956 में। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट थी चेंजेस करने की, तो उन चेंजेस के साथ नया एक्ट लेके आए 2013 में। इसी तरह से हमारे यहाँ पे एक पार्टनरशिप एक्ट है, वो इंडिपेंडेंस से पहले का बना हुआ है। कब का बना हुआ है? वो 19 याद नहीं है कौन सा साल है, चलिए उसको देख लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ये इसको गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट, और इसको गवर्न करता है कंपनी एक्ट। ठीक है जी। जो 2000, ये इनके सामने जो ईयर लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो वाला एक्ट उस साल में बना होता है या इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन करी? ये इसलिए एक्सप्लेन करी ताकि आपको ये पता चले कि पार्टनरशिप करने का रीज़न क्या होता है स्टार्ट करने का। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस क्यों करता है और कोई प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस क्यों करता है।
देखिए, जब सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। और रिस्क क्या होते हैं? जो भी लॉसेस। वो अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में डिवाइड हो, मोर देन वन पर्सन, तो हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं, या फिर कंपनी। अभी हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो पार्टनरशिप पे ही हम अपना फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ की। अब मान लीजिए 5 लोग, 5 फ्रेंड्स जो हैं, वो कहते हैं कि चलो ये वाला हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और इसमें हम अपनी अपनी ABCD और E, ठीक है जी, हम अपनी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्सन को नहीं करना पड़ेगा, और उससे बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा? बाद में प्रॉफिट जो बनेगा, उसको प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, अगर लॉस होता है तो उस केस में भी किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को ही नहीं बियर करना पड़ेगा, वो सभी मिलकर उसको बियर कर सकते हैं, और इससे एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा क्या नहीं होगा? लोड नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स से। तो हम, हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ है हमारे पास, इंडिपेंडेंस से पहले का बना था। ये बना था 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी अकाउंटिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कवर होती है, जो 1932 में बना था। अब इसकी मीनिंग जो है क्या है? देखिए, कोई भी एक्ट होता है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शंस मीन्स डिफरेंट पार्ट्स। हर सेक्शन के अंदर, एवरी सेक्शन हैज़ अ डिफरेंट पार्ट। जो हर पार्ट होता है एक्ट का, उसमें एक अलग चीज़ को डिफाइन किया होता है, अलग चीज़ के बारे में दिया होता है, ऐसे समझिए। तो सेक्शन 4 में दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, तो पार्टनरशिप के बारे में बात करना या उसके बारे में कोई रूल्स बनाना कैसे पॉसिबल होगा? हम रूल तो बना देंगे, अब वो रूल किसके बारे में होंगे हम यही नहीं बताएंगे तो कैसे बात बनेगी? तो हर एक जो एक्ट होता है, एवरी एक्ट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग which is given under a specific section, like under section 4 of Indian Partnership Act, the definition of partnership is given. So what it says partnership is the relation. So the partnership एक relation है between persons. अब देखिए यहाँ पे person बोला है, humans नहीं बोला है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आगे पढ़ते हैं। Who have agreed to share the profit। प्रॉफिट यहाँ पे लॉस नहीं लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट अपने आप में ही लॉस को भी कवर करता है।
मैं दोबारा से रीड आउट करता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है जी। तो तीन बातें कही हैं इसमें। एक रिलेशन है, ये वाली बात कही है। दूसरा, ये जो रिलेशन क्या डिसाइड करता है, ये रिलेशन डिसाइड करता है कि सभी जो हैं उससे प्रॉफिट जो होगा, जो बिज़नेस ये करेंगे, जो बिज़नेस का रिलेशन है उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। दूसरी बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात हो गई कि इस बिज़नेस को चाहे तो सभी चलाएंगे या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक या एक से ज़्यादा चला सकता है। ऐसा होता है कि कभी कभी किसी पार्टनरशिप के अंदर 4 पार्टनर्स होते हैं और 4 में से सिर्फ 2 ही बिज़नेस के अंदर एक्टिव रहते हैं, बाकी 2 जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। ऐसा जब होता है कि जब वो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है जी। तो ये उस केस में भी बात कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी अरेंजमेंट की जा सकती है। तो ये है डेफिनेशन अपनी पार्टनरशिप की। अब इन कंक्लूजन मीनिंग क्या निकल के आई? तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, एक बिजनेस रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अमंग 2 or more persons के बीच में, टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, दो प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, व्यक्तियों के बीच में एक बिजनेस रिलेशन है ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी। सेम चीज़ है, समझ में आया होगा। मैं आपको बता रहा था कि पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली पर्सन जो होता है लॉ के अंदर, पर्सन सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं बोला है। पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं? जिसको लॉ ने एक इंटाइटल दिया है कि इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक कंपनी अपने आप में एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है जी। इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ये, जबकि एक कंपनी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स पार्टनर, इसके पार्टनर से अलग। जैसा कि हम एक बिज़नेस के अंदर रूल जानते हैं कि जो बिज़नेस होता है वो उसके ओनर से एक सेपरेट एंटिटी होता है, एक सेपरेट पर्सनैलिटी होता है। लेकिन लॉ के अंदर पार्टनरशिप को इस तरह का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। हालांकि वो ये एक अलग बात है कि पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अकाउंटिंग में तो आप उसको एक सेपरेट पर्सन मान के अकाउंटिंग कीजिए, लेकिन अगर कोई डेब्ट पार्टनरशिप के ऊपर है, वो उसे पे करना है, तो वो डेब्ट पे करने के लिए हम पार्टनर्स की कैपिटल प्लस पार्टनर्स की जो असेट्स हैं, पर्सनल असेट्स, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी डेब्ट को पे करने के लिए। जैसे किसी ने पार्टनरशिप के अगेंस्ट, वैसे पार्टनरशिप में जो पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्टनर्स ने,
वो 1 करोड़ की हुई है और किसी ने पार्टनरशिप के अगेंस्ट 10 करोड़ का केस कर दिया, तो अगर पार्टनरशिप में 10 करोड़ रुपए नहीं हैं तो सभी पार्टनर्स से वो 10 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, रिलाइज किए जाएंगे और फिर उस 10 करोड़ की पेमेंट की जाएगी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है। देखिए आगे बता रहा है, इट मीन्स फर्म्स डेब्ट, फर्म के जो डेब्ट्स होते हैं कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट असेट्स ऑफ पार्टनर्स इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट इट्स लायबिलिटी। अगर फर्म अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाती है तो कौन देगा उसको, पार्टनर अपनी पर्सनल असेट्स से। ठीक है, थोड़ा सा मैं थ्योरिकल बेस बता देता हूँ ताकि मुझे आगे चल के आपको समझाने में इजी रहता है। असल में कराने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके से सीधा क्वेश्चंस को शुरुआत की जा सकती है, बड़ी थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके, लेकिन वो शॉर्टकट में जो चीज़ हो जाती है तो वो शॉर्टकट में ही रह जाती है। हमारे माइंड में अगर कोई एक वर्ड एक बार पहली बार चला जाता है शॉर्टकट में तो हमेशा के लिए उसका इम्प्रेशन वो शॉर्टकट वाला ही रहता है। आप ये बात ध्यान रखें। तो थ्योरी का जो पार्ट है उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग करके रखें। और मैं वैसे जो जब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा वो सारी चीज़ें शॉर्टकट वाली भी जो होंगी उनको भी नोट कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करने से इजी हो जाता है चैप्टर में आगे बढ़ना, ताकि बीच बीच में जो छोटे छोटे कंसेप्ट आते रहते हैं ना, फिर वहाँ उसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है, पूरा फ्लो बना रहता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने सुना होगा, क्या होती है एक्चुअली। जब पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड मतलब असल में पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ें पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली एग्री होती हैं कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, और पार्टनर्स के ड्राइंग के ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, पार्टनर अगर लोन देंगे तो क्या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। तो इस तरह की सारी बातें क्या होती हैं, एक्सप्लेन कर दी जाती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप डीड से हमें पता चल जाता है कि पार्टनर्स के बीच में किस तरह की अरेंजमेंट हो रखी है। शायद थोड़ा फैड हो गया है ये, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है जी। तो जो चीज़ें पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होती हैं वो सारी चीज़ें एक रिटन पेपर पे राइटिंग में लिख ली जाती हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो स्टैम्प पेपर एक यूज़ किया जाता है। और स्टैम्प पेपर आपको पता होगा कि स्टैम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में एज अ एविडेंस माना जाता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेकर के, तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन उस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे रिजॉल्व कर लिया जाता है। ये होती है पार्टनरशिप डीड। तो क्या पार्टनरशिप जो होती है वो ओरल नहीं हो सकती, मौखिक, कि भाई पार्टनर्स ने आपस में वैसे ही डिसाइड कर रखा है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, पार्टनरशिप मौखिक भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो उस केस में पार्टनर्स किस तरह से कोर्ट में जाके प्रूव करेंगे कि हमारे बीच में ये पार्टनरशिप थी।
तो उस केस में पार्टनरशिप डीड हेल्प करती है डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन या डिस्प्यूट का रिजोल्व करने में। ठीक है जी, यही सारी बातें देखनी हुई है। पार्टनरशिप इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। It is important to have a written partnership deed to avoid and settle possible disputes। ठीक है, अब यूज़ क्या है इसका? यूजेस इट गवर्न द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। तो सभी पार्टनर्स की राइट क्या होती हैं, ड्यूटी क्या होती है, लाइबिलिटी क्या क्या होंगी, उसके बारे में डिफाइन कर देता है। डिस्प्यूट अराइजिंग, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इफ एनी अमंग द पार्टनर आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस वजह से इसको एक बेसिस मान लिया जाता है कि भैया क्या होगा, ये है पार्टनरशिप डीड और ये चीज़ें हेल्प कर देंगी। ये देखो, ये पार्टनरशिप में लिखी हुई है पहले से। अच्छा, आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, मौखिक पार्टनरशिप डीड है या कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो वहाँ क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट के जो भी प्रोविज़न दिए हुए हैं एक्ट में, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाले पॉइंट्स हैं। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये मैटर अगर होंगे तो पार्टनरशिप एक्ट में उनके लिए ये ट्रीटमेंट बताया हुआ है। क्या क्या मैटर है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिसाइड है तो वो बताया है एक्ट ने कि इक्वली रहेगा सभी पार्टनर्स के बीच में, सभी को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है जी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में, या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय अ पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे देता है या एडवांस दे देता है तो क्या उसे उसके ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट मिलेगा? तो जी हाँ, पार्टनरशिप एक्ट कहता है इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और उन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है 6% पर एनम के बेसिस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये बोला है कि इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि इसको एक एक्सपेंस माना जाएगा, ना कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन करना माना जाएगा। हम आगे देखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कि क्या नाम है, क्या क्या चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं, उनको एप्रोप्रिएशन माना जाता है। मतलब प्रॉफिट को बांटना, और उससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें जो भी एक्सपेंस जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन नहीं होते हैं। ठीक है जी। 4 पॉइंट ये हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अगर रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में, या साइलेंट है या नहीं है, तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कोई नए पार्टनर का एडमिशन तो हो सकता है, लेकिन जितने भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर हैं वो सारे अगर बोलें कि हाँ नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है तो तभी नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अब हम फटाफट से चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रहे। क्लास ज़्यादा लंबी होने से बोरिंग हो जाती है ना, तो
आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।